आज हम 11th इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आर्थिक सुधार अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सरकार ने जुलाई 1991 में देश को आर्थिक संकट से उबारने एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए अनेक आर्थिक उदार कार्यक्रम प्रारंभ किए। इन आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक नीति भी कहा गया। इस नई आर्थिक नीति से अभिप्राय एक ऐसी उदारीकृत नीति से है जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसका नियमन न हो, सार्वजनिक क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदान समाप्त हो, विनियोग बाधाएं समाप्त हो तथा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भारत में आवागमन बाधा रहित हो। आर्थिक सुधारों के उद्देश्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकरण बनाना, विकास की दर को बढ़ावा देना, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगितात्मक क्षमता को बढ़ावा देना, वैश्विक संस्थानों का प्रयोग करना, वित्तीय आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है खाड़ी संकट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, कीमतों में भारी मात्रा में वृद्धि हो जाना, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ शामिल है। अब हम आते हैं उदारीकरण। उदारीकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों एवं नियंत्रणों में ढील देने से होता है। जब सरकार कर नीति, आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि में नियंत्रणों को हटाती है तो उसे उदारीकरण की नीति कहा जा सकता है। इस नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उदारीकरण नीति के उद्देश्य में रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक वृद्धि करना, घरेलू उत्पादन तकनीक में सुधार कर उत्पादन क्षमता का विकास करना, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक योग्य बनाना। इसके बाद उदारीकरण के लिए अपनाए गए उपाय। इसमें पहला है रुपये का अवमूल्यन। विदेशी भुगतानों की क्षमता में वृद्धि भारत से पूंजी के बाह्य प्रवाह को रोकने तथा गैर कानूनी माध्यमों से विदेशों से प्रेषणाओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 1, 3 व 15 जुलाई 1991 को 3 चरणों में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य 20% कम कर दिया। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा में संशोधन, विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी नियमों में सुधार, आयात निर्यात नीति, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी में विनियोग की छूट, कर ढांचे में सुधार। इसके बाद अब हम आते हैं निजीकरण। तो निजीकरण का अर्थ पहले जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपनिवेश, सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना अथवा उनका विक्रय कर देना आदि निजीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसी को निजीकरण वह प्रक्रिया है
जो किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम करती है। अतः ऐसी कोई भी प्रक्रिया अथवा नीतिगत उपाय जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है और निजी क्षेत्र के कार्य का विस्तार होता है, उसे हम निजीकरण कहते हैं। तो निजीकरण के उद्देश्य में अर्थव्यवस्था के संसाधनों के उचित विदोहन को सुनिश्चित करना, उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना, उचित तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा उद्योगों के विवेकीकरण के लिए औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यक्रम तेज करना और उनका विस्तार करना आदि इसमें आते हैं। अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संस्थानों को जुटाना, प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ एकीकृत करना, नई आर्थिक इकाइयों की स्थापना करना तथा योजनाओं में आरंभ की गई आयात प्रतिस्थापन क्रिया को बल प्रदान करना है। इसके बाद अब हम आते हैं भारत में निजीकरण के उपाय, जिनमें पहला है आरक्षण से मुक्ति, शेयरों का अपनिवेश, बीमार इकाइयाँ, समझौता ज्ञापन और नवरत्नों के लिए नीति। इसके बाद भारत में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, इसमें पहला नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम। भारत सरकार ने नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अनेक घोषणाएं की। औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश नीति, कर संरचना आदि अनेक महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन कर उन्हें उदार बनाया गया। दूसरा है बढ़ता हुआ ऋण भार। सन 90 के दशक के आरंभ में देश में बढ़ते विदेशी ऋण भार से निकलने के लिए सरकार ने निजीकरण का सहारा लिया, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में कुशलता का पूर्ण विदोहन कर उत्पादकता बढ़ाई जा सके और देश को ऋण जाल से बाहर निकाला जा सके। विदेशी कंपनियों का आगमन। देश में अपनाई गई उदारीकरण प्रक्रिया में विदेशी कंपनियां भारत के विस्तृत बाजार की ओर आकर्षित हुई, जिससे देश में निजीकरण को बढ़ावा मिला। चौथा, भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाना। सन 90 के दशक में भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर उदारवादी खुला दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना आवश्यक था, जिसके लिए अर्थव्यवस्था में निजीकरण को अपनाना उपयोगी समझा गया। और पांचवा है उत्पादन कुशलता में वृद्धि। देश में संसाधनों का उचित विदोहन कर उत्पादन कुशलता में वृद्धि कर घरेलू बाजार को विदेशी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद अब हम आते हैं वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीयकरण। वैश्वीकरण से तात्पर्य पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, ताकि बाजार सत्ता स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सके। इस प्रकार भूमंडलीकरण शब्द से आशय विश्व एक बाजार के रूप में होता है। वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संस्थानों का स्वतंत्र आवागमन भी होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण के निम्न 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला है व्यापार प्रतिबंधों को कम करना, ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बिना किसी
बाधाओं के आदान प्रदान हो सके। दूसरा है ऐसी परिस्थितियां कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके। तीसरा है ऐसा वातावरण बनाए रखना ताकि तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। और चौथा है ऐसा वातावरण स्थापित करना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के श्रम का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। इसके बाद अब हम आते हैं वैश्वीकरण की विशेषताओं में। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को एकीकृत किया जाता है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। और चौथा है सरकार की संरचनात्मक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। इसके बाद वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व में पहला है प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख संस्था प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता के कारण अनेक कंपनियों को विदेशों में नए बाजार ढूंढने पड़े। इस प्रतियोगिता में ही उत्पादन व विपणन की नई रीतियों का विकास हुआ। एक घरेलू कंपनी भी विदेशी कंपनियों से अपने को बचाने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने को विकसित करने लगी है। दूसरा है बाजार। वस्तु की किस्म के लिए नई मांग, परिवर्तित होती रुचि व फैशन तथा वस्तु के छोटे जीवन चक्र ने कंपनियों को वैश्वीकरण के लिए प्रोत्साहित किया है। और तीसरा है तकनीक। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में तकनीक की भूमिका रही है। वस्तुओं को न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना तथा श्रेष्ठ किस्म का उत्पादन आदि इसके द्वारा संभव हो सका है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुए परिवर्तनों से भारत भी अछूता नहीं रह पाया। आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक अनिवार्यता बन गई है। देश के निर्यातों में वृद्धि वैश्वीकरण द्वारा ही संभव है। इसलिए 1991 में प्रारंभ किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों का प्रत्यावर्तन वैश्वीकरण की नीति के रूप में देखने को मिलता है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई जबकि सरकार ने विश्व की प्रमुख मुद्राओं में रुपये का 20% अवमूल्यन कर दिया। इसी के साथ रुपये को पहले आंशिक रूप से और उसके बाद पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया। 1994-95 के बजट में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।